हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवानी मौर्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम करने वाले हैं आरएम का पार्ट 4। इससे पहले मैंने इसके 3 पार्ट्स और अपलोड किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है दैट इज़ टाइप्स ऑफ स्टडीज़। आई विल अगेन ड्रॉप अ वार्निंग कि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ट्रिकी है एंड बोरिंग भी है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, बिकॉज बाकियों के बारे में हमें बहुत कुछ पता था। फूड इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग वी ऑलरेडी न्यू लॉट्स ऑफ थिंग कंसेप्ट, जस्ट हमें उनको पॉइंटर्स में एक्सप्लेन करना था मुझे, जिससे कि आप लिख पाओ। लेकिन इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपको समझना भी है, राइटिंग पैटर्न समझना है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा उसको डिकोड करना है। सो दिस इज़ वेरी 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 रेलेवेंट। सो मैंने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। जितने भी टॉपिक्स हैं उनको ध्यान से सुनना, अच्छे से देख लेना, सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने की कोशिश करना। इफ़ नॉट देन ट्राई टू वॉच वीडियो 2 to 3 टाइम्स। और जो इम्पॉर्टेंट मार्कर्स हैं या कोई टेबल है, चार्ट है, तो उसको एक बार ड्रॉ कर लेना। वो आपको रिवीजन पर्पस से ईजी रहेगा याद करने के लिए बिफोर एग्ज़ाम। सो स्टडीज़ बेसिकली 2 टाइप की होती हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिक। इसको हमने पहले भी पढ़ा था, आई होप यू गाइज रिमेंबर। सो ये जो इसका पर्टिकुलर चार्ट है ना, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ स्टडीज़, दीज आर ऑफ ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिक। ठीक है। देन ये जो डिस्क्रिप्टिव है ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, को रिलेशनल, केस स्टडी, क्रॉस सेक्शनल। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को ही समझाऊंगी, बहुत क्विक तरीके से समझाऊंगी, ध्यान से समझना। फर्दर एनालिटिकल 2 टाइप के होते हैं, ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशनल के भी 3 टाइप हैं, कोहॉर्ट, केस कंट्रोल एंड क्रॉस सेक्शन। इसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कोहॉर्ट स्टडी टाइप। ठीक है। तो अभी हम पहले डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिक को देखेंगे, उसके बाद फिर इनके फर्दर जो भी बाय पार्ट्स हैं उनको भी समझेंगे वेरी क्विकली। ठीक है। सबसे पहले समझो डिस्क्रिप्टिव का बेसिक मतलब क्या है। इट फोकस ऑन व्हाट, हु, व्हेन एंड वेयर, यानी कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम या डिजीज़ किसे हो रही है, क्यों हो रही है, किधर हो रही है, व्हाट इज़ द प्रेवलेंस काउंट, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं एनालिटिकल की, तो एनालिटिकल जो एस्पेक्ट है इट फोकसेस ऑन वाई एंड हाउ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, राइट। आई विल अगेन रिपीट कि ये क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट है एंड ये क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट है। ठीक है। अब देखो डिस्क्रिप्टिव की डेफिनेशन अगर पूछ ली गई तो डिस्क्रिप्टिव studies describes the distribution of disease in terms of person, place and time। person मतलब कितने लोगों को है, place यानी कि कहाँ हो रहा है, time किस पर्टिकुलर टाइम पर हुआ, किस एरा में हुआ था, या किस सीज़न में ज़्यादा हो रहा है, दैट्स ऑल, राइट। So basically it helps to estimate the prevalence, identify the trends, generate hypothesis, but do not test the cause and effect relationship। ये cause and effect के relationship को नहीं बता पाता, उसको टेस्ट नहीं करता है। इट जस्ट डिस्क्राइब द प्रेवलेंस, ट्रेंड्स एंड हाइपोथेसिस। ठीक है। मूविंग ऑन टू द टाइप्स। नंबर 1, कोरिलेशनल स्टडी। कोरिलेशनल स्टडी यूजेस द पॉपुलेशन लेवल डेटा टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोजर एंड डिजीज। जैसे कि इसका नाम है कोरिलेशन, सो बेसिकली ये रिलेशन स्टैब्लिश करता है जो भी डिजीज़ है उसमें, और क्यों हो रहा है, एक्सपोजर बेसिकली कि किस पर्टिकुलर पॉइंटर या एजेंट की वजह से हो रहा है, उसके बीच में रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करता है। एंड उसके लिए ये पॉपुलेशन लेवल डेटा कलेक्ट करते हैं इस स्टडी में एंड उसको यूज़ करते हैं, राइट। अब ये जो डेटा है वो एग्जिस्टिंग डेटा भी हम यूज़ कर सकते हैं एंड और वी कैन जस्ट कलेक्ट द न्यू डेटा, राइट। अब इसके की फीचर्स पूछे जाते हैं, मतलब शॉर्ट नोट आता है बेसिकली, तो शॉर्ट नोट में आप डेफिनेशन तो लिख के नहीं छोड़ दोगे, सो यू विल जस्ट राइट टू 4 or 5 पॉइंट्स, तो दैट इज़ वाई आई एम प्रोवाइडिंग द की फीचर्स। ठीक है। सो द फर्स्ट की फीचर इज इट कंपेयर द डिजीज रेट इन ग्रुप्स नॉट इंडिविजुअल। ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे फोकस नहीं करता, ग्रुप पर फोकस करता है। ठीक है। इट इज़ क्विक एंड इनएक्सपेंसिव। क्विक होता है, जल्दी हो जाता है और बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं है, बिकॉज यू जस्ट हैव टू कलेक्ट द डेटा एंड फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा और जो भी डेटा के बेसिस पर आया है। ठीक है। इट मोस्टली यूजेज द एग्जिस्टिंग डेटा, ऑलरेडी जो डेटा प्रेजेंट है उसका यूज़ करते हुए कंक्लूजन दिए जाते हैं इस पर्टिकुलर स्टडी टाइप में।
इट कांट प्रूव कॉजेशन, यानी कि ये कॉज को नहीं प्रूव कर पाता कि क्यों हो रहा है. इट ओनली सजेस्टेड द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, जो भी डिजीज़ है और जो भी उसके आसपास के उसके रिलेटेड फैक्टर्स हैं उसमें. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझो, एवरेज फैट इंटेक एंड हार्ट डिजीज़ प्रेवलेंस, यानी कि फैट इंटेक और हार्ट डिजीज़ के प्रेवलेंस में क्या रिलेशन हो सकता है. वी ऑल नो कि जितना ज़्यादा फैट इंटेक होगा, स्पेसिफिकली जो सैचुरेटेड फैट्स अगर वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम किए जाएंगे तो हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है इसका शुगर कंजम्पशन एंड ओबेसिटी प्रेवलेंस. जितना ज़्यादा हम शुगर कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा ओबेसिटी का चांसेस बढ़ जाता है, उसका प्रेवलेंस इंक्रीज़ हो जाएगा. बट पॉइंट टू बी नोटेड कि ओबेसिटी सिर्फ शुगर के कंजम्पशन से नहीं हो रही है, इट जस्ट स्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू. बट ओबेसिटी क्यों होता है? बिकॉज ओबी जीन्स हैं एंड फैट सेल्स में फ़ैट डिपॉजिट हो रहा है, ये सारी चीज़ें, उससे ओबेसिटी होता है. जब हम उसकी डीप डाउन अदर स्टडीज़ करेंगे जो कि एनालिटिकल टाइप होगा, उसमें हम हाउ एंड वाई के क्वेश्चंस को आंसर करते हैं. इसमें जस्ट हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें. ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ को रिलेशन. पॉइंट नंबर बी, आई मीन टाइप 2, विच इज़ केस स्टडी. केस स्टडी जैसे नाम से समझ आ रहा है, आप किसी कुछ पर्टिकुलर केसेस को स्टडी करते हैं. ठीक है, क्वालिटेटिव स्टडी दैट फोकसेस ऑन द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिंगल पर्सन, इवेंट और स्मॉल ग्रुप. किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, इवेंट या किसी ग्रुप, छोटे ग्रुप को स्टडी करते हैं और बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देते हैं उनका. ठीक है, बात करते हैं की फीचर्स की. सो इट फोकसेस ऑन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट जनरलाइजेशन, यानी कि कोई हम जनरलाइजेशन या जनरल डिजीज़ या डिसऑर्डर को नहीं स्टडी करें, हम इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेते हैं किसी कुछ पर्टिकुलर ग्रुप की या किसी पर्सन की, और व्हाट्सोएवर द स्टडी टॉपिक इज़. ठीक है, इट इज़ यूजफुल फॉर न्यू डिजीज़ कंडीशन. कोई न्यू डिजीज़ कंडीशन है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है. इट हेल्प्स इन हाइपोथेसिस जनरेशन. हाइपोथेसिस को जनरेट करने में हेल्पफुल होता है, बिकॉज जस्ट इमेजिन कि कोई डिजीज़ एकदम न्यू आया है, तो उसका पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे और उस डेटा के बेसिस पे हम कुछ हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे एंड फर्दर आगे कुछ स्टडीज़ उसी हाइपोथेसिस को लेते हुए कंडक्ट किए जाएंगे. ठीक है, नॉट स्टैटिस्टिकली वैलिड फॉर पॉपुलेशन लेवल कंक्लूजन, यानी कि इससे हम पॉपुलेशन लेवल कंक्लूजन नहीं दे सकते. ठीक है, क्योंकि ये छोटे ग्रुप पे कर रहे हैं, इंडिविजुअल होता है, दैट इज़ वाई हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते. एग्जाम्पल के लिए देखो, डिटेल रिपोर्ट ऑन रेयर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर इन चिल्ड्रंस. कोई रेयर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हम स्टडी करें, फॉर एग्जाम्पल सिड्स का फुल फॉर्म होता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम. सो बेसिकली बहुत रेयर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, रेयर कंडीशन है, जो सब में नहीं होगा, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स में होगा. बट इसका मतलब ये नहीं कि इन ग्रुप्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे. देयर विल बी सम रिसर्चर जो इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टडी करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट 3, यानी कि टाइप 3, क्रॉस सेक्शनल स्टडी. क्रॉस सेक्शनल नाम से समझ आ रहा है कहीं ना कहीं दो तीन चीज़ों को आपस में लिंक कर रहे हैं. ठीक है, सो कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम अ पॉपुलेशन एट वन पॉइंट इन टाइम टू एक्सेस द प्रेवलेंस ऑफ डिजीज़, यानी कि किसी पर्टिकुलर एक्सेस नहीं, एसेस, सॉरी फॉर द स्लिप ऑफ टंग. सो कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन से डेटा को कलेक्ट करते हैं ताकि हम किसी भी डिजीज़ के प्रेवलेंस को, यानी कि वो कितना ज़्यादा हो रहा है किसी पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम असेस करते हैं. ठीक है, इसके की फीचर्स क्या है? इसको हम स्नैपशॉट स्टडी कहते हैं. मतलब हम बहुत डीपर नहीं जा रहे, हमने थोड़ा सा डेटा लिया एंड उस डेटा की मदद से आगे फर्दर स्टडीज़ कंक्लूड हो सकती हैं, कैरी ऑन हो सकती हैं, लेकिन इट जस्ट अ स्नैपशॉट स्टडी, यानी कि बहुत जल्दी हो जाता है. वी कैन स्टडी large population using this technique, useful for health planning और surveillance. और अगेन ये भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में डिसेबल होता है, नहीं कर पाता ये, बिकॉज वो उसके लिए वी हैव एनालिटिकल स्टडीज़, राइट. एग्जाम्पल के लिए देखो, NFHS का जो सर्वे होता है जिसमें कि हम किसी अनीमिया का प्रेवलेंस देख रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में, तो आपको पता होगा कि ये जो NFHS का डेटा होता है वो कुछ पर्टिकुलर टाइम पर होता है, जिससे हम देख सकते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर पीरियड में कितना प्रेवलेंस था अनीमिया का या जिस भी डिजीज़ को हम स्टडी करें उसका, देन नेक्स्ट टाइम पीरियड में कितना था. हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, वो इम्प्रूव हुआ या फिर डिटोरिएट हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, फिर आगे वो नेक्स्ट स्टडी होगा. बट जस्ट इसमें क्या हुआ कि हमने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी डिजीज़ के प्रेवलेंस को स्टडी करने के लिए डेटा कलेक्ट किया, राइट. अब देखो नेक्स्ट जाने से पहले, क्योंकि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इनका एक मिनी टेबल बना दिया, उसको भी देख लेते हैं. सबसे पहले कोरिलेशन.
पॉपुलेशन फोकस्ड होता है, ठीक है, क्विक होता है, एग्जिस्टिंग डेटा को यूज़ करता है, किसी इंडिविजुअल पर कोई नहीं करते हम एक्सपेरिमेंट्स, ये इसका लिमिटेशन है, ठीक है। वहीं बात करते हैं केस स्टडी की, तो इन डेप्थ स्टडी होती है, किसी 1% पे 2% पे स्मॉल ग्रुप पे होती है, रिच डिटेल होती है, इसमें न्यू डिजीज़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। अगेन इसका लिमिटेशन क्या है, ये जनरलाइज नहीं कर सकते हम इसको, सारी पॉपुलेशन के लिए हम उसको नहीं बोल सकते, वो पर्टिकुलर जो भी हमारा रिसर्च है उसको, ठीक है। क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, ये स्नैपशॉट होता है पॉपुलेशन की हेल्थ का, ओवरऑल ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए किया जाता है। इट एस्टिमेट्स द प्रेवलेंस एंड ईजी टू कंडक्ट, ठीक है, प्रेवलेंस को एस्टिमेट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है एंड ईजी टू कंडक्ट। कांट प्रूव द कॉजेशन, अगेन ये इसका लिमिटेशन है कि वो क्यों हो रहा है ये नहीं प्रूव कर पा रहा है, उसके लिए वी हैव एनालिटिकल स्टडीज़, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, फाइनली हम आ चुके हैं एनालिटिकल स्टडीज़ पे, जिसको मैं बार बार बोल रही थी। इसमें दो इंपॉर्टेंट है, कोहॉर्ट और केस कंट्रोल, हम वो दोनों फटाफट पढ़ लेते हैं। कोहॉर्ट स्टडी, ठीक है, कोहॉर्ट स्टडी क्या होता है, इट इज़ बेसिकली ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल स्टडी वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल, जिसको हम कोहॉर्ट बोलते हैं, इज़ फॉलोड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू सी हु डेवलप्स अ पर्टिकुलर आउटकम लाइक अ डिजीज़ बेस्ड ऑन देयर एक्सपोजर स्टेटस, ठीक है। यानी कि हमने कुछ पर्टिकुलर ग्रुप, एज ग्रुप को किसी एक चीज़ से एक्सपोज किया, एक्सपोज करने के बाद हम जिसको एक्सपोज किया है ना, ग्रुप ऑफ पीपल को, उसको बोलते हैं कोहॉर्ट। एक्सपोज करने के बाद हम उनको फॉलो अप लेंगे, फॉलो करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये देखने के लिए कि जो हम एक्सपोजर जिस चीज़ से किया था वो पर्टिकुलर कंडीशन डेवलप हुआ या नहीं, जैसा डिज़ायर्ड आउटकम था वैसा आया या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हिरोशिमा नागासाकी के बारे में आपने सुना होगा, जो उनका इंसिडेंट था, तो वहाँ पर जब ये इंसिडेंट्स हुआ, एटॉमिक बॉम्ब्स का इतना ये सब चीज़ें हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत से ऐसे आगे जो किड्स थे उनको डिसेबिलिटी प्रॉब्लम्स होने लगे, ठीक है। सो ये क्या हुआ, उनको एक्सपोजर हुआ किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन से, ठीक है, एंड देन उनका स्टडी किया जाएगा ग्रुप ऑफ पीपल को, जिसको कोहॉर्ट बोलते हैं। एंड हम देख रहे हैं कि हाँ, जो भी किड्स उस टाइम पे या जो भी लोग थे जो उससे एक्सपोज हुए, आगे उन फ्यूचर में उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए, उन्होंने क्या क्या आउटकम्स डेवलप किए, ठीक है। सो सिंपल वर्ड्स में हम इसको बोल सकते हैं, फॉलो पीपल फॉरवर्ड इन टाइम टू सी व्हाट हैपन्स, कि हम लोगों को, ग्रुप ऑफ पीपल को, कोहॉर्ट को फॉलो करते हैं फ्यूचर तक, ये देखने के लिए कि क्या इम्पैक्ट आया, ठीक है। इसका एक एग्ज़ाम्पल देख लो तो और अच्छे समझ आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, हमने 10 साल के लिए एक स्टडी कंडक्ट किया, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल था जिसे हमने हाई सॉल्ट इंटेक दिया, दूसरा था जो अपना नॉर्मल लो सॉल्ट इंटेक ले रहा था। फिर हम देखेंगे कि हाइपरटेंशन किसने डेवलप किया, ठीक है, जिससे कि हमें सॉल्ट और हाइपरटेंशन के बीच का कॉज एंड इफेक्ट समझ आएगा। ऑब्वियसली जिन्होंने हाई सॉल्ट कंज्यूम किया होगा उनको हाइपरटेंशन डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। वी नो दिस इज़ बाय नाउ, बट ऑब्वियसली पहले नहीं पता था, किसी ने इसके बारे में रिसर्च किया होगा, देन वी हैव गॉट टू नो, राइट। सो ये हुआ कोहॉर्ट स्टडीज़ के की फीचर्स देख लेते हैं। इट इज़ यूजुअली स्टार्ट्स विद एक्सपोजर एंड फॉलो इन टू द फ्यूचर, ठीक है, एक्सपोजर से स्टार्ट होते हैं एंड फ्यूचर तक इसमें फॉलो करते हैं। कैन ऑल्सो बी रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा फ्यूचर में फॉलो करेंगे जो भी हमारे कोहॉर्ट होंगे, हम उनका पास्ट रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं, पास्ट रिकॉर्ड का भी फॉलो अप ले सकते हैं, ठीक है। इट कंपेयर्स इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ इन एक्सपोज्ड वर्सेस इन एक्सपोज्ड ग्रुप, ठीक है, यानी कि जो भी डिजीज़ था वो जिससे एक्सपोज हुआ और जो अनएक्सपोज ग्रुप थे, दोनों को स्टडी करेंगे और देन उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। कैन स्टडी मल्टीपल आउटकम्स एट अ टाइम, हम एक टाइम पे बहुत ज़्यादा आउटकम्स भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं और देन उनको स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हम इतना लंबा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम जस्ट एक आउटकम के साथ नहीं आ सकते, वी हैव टू मेक अ विन विन सिचुएशन, सो वी कैन हैव मल्टीपल आउटकम्स, राइट। ये लॉन्ग टर्म होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो हमने रिसर्च किया है उससे हम एक स्ट्रॉन्ग कैजुअलिटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी कि हम जो भी बात बोलेंगे उसका हमारे पास एक सॉलिड प्रूफ होगा एंड उसको हम लार्ज पॉपुलेशन पर जनरलाइज भी कर सकते हैं, बिकॉज हमने एक बहुत लंबे टाइम की स्टडी के बाद, बहुत डिटेल स्टडी के बाद हमने कोई भी कंक्लूजन दिया है, राइट। सो दिस इज़ कोहॉर्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट विच इज़ केस कंट्रोल। केस कंट्रोल स्टडी
बेसिकली देखो जैसा कोहॉर्ट होता है ना, ये कोहॉर्ट की तरह ही है, लेकिन इसमें एक बहुत मेजर डिफरेंस क्या होता है, हमारे पास दो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, उसमें सिर्फ एक ही ग्रुप ऑफ पीपल था, कोहॉर्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल को हम कंट्रोल करते हैं उनकी कंडीशंस को, यानी कि उन्हें आइडियल रखते हैं। ठीक है, जैसे टाइट्रेशन में भी आप करते हो ना, एक आइडियल सॉल्यूशन होता है, देन उसके बाद एक अनआइडियल होता है जिसका हमें वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, वैसा ही है। तो एक को हम कंट्रोल करते हैं, दूसरा अनकंट्रोल होता है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम देखते हैं, फिर दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन एनालिटिकल स्टडी दैट स्टार्ट्स विद पीपल हु ऑलरेडी हैव द डिजीज़, जिसको हम केसेस बोलते हैं, एंड देन कंपेयर देम टू पीपल विदाउट द डिजीज़, जिनको हम कंट्रोल ग्रुप बोलते हैं, टू लुक द पास्ट एक्सपोजर। ठीक है, यानी कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, लुकिंग बैक टू फाइंड द कॉज। ठीक है, एक बार फिर से इस बात को सुनना, एकदम आराम से समझ आ जाएगा, जो लिखा है उसको अच्छे से पढ़ना, you will got to understand each and every word very simply easily, right? इसके की फीचर्स देख लेते हैं। इट इज़ ऑलवेज रेट्रोस्पेक्टिव, हमेशा हम इसमें पास्ट रिकॉर्ड्स देखते हैं, जबकि जब हम कोहॉर्ट की बात कर रहे थे तो हम उसमें पास्ट रिकॉर्ड भी देख रहे थे और फ्यूचर रिकॉर्ड्स भी देख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये हमेशा पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पे होता है। एफिशिएंट फॉर रेयर डिजीज़ के लिए काफ़ी एफिशिएंट होता है। इट कंपेयर्स एक्सपोजर हिस्ट्री बिटवीन केसेस एंड कंट्रोल, केस और कंट्रोल के बीच में हम एक्सपोजर हिस्ट्री को कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ क्विक एंड इनएक्सपेंसिव, क्योंकि हम पास्ट रिकॉर्ड देख रहे हैं, हम कुछ नया जनरेट नहीं कर रहे, तो ये इनएक्सपेंसिव रहता है। बट प्रोन टू रिकॉल बायसेस, रिकॉल बायसेस हो सकते हैं, बिकॉज जब भी हम पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे हैं तो देयर माइट बी चांसेस कि वो कुछ बातें हमें ना बताएं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में उन्हें नॉलेज ही नहीं है और वो अनइंटेंशनली उस चीज़ को रिकॉल ना कर पाएँ। ठीक है, सो यहाँ पर बायसेस आने के चांसेस होते हैं, जिन्हें हम रिकॉल बायसेस बोलते हैं। ठीक है, इट कैन नॉट डायरेक्टली मेजर इंसिडेंस ऑफ रिस्क, जो भी पर्टिकुलर डिजीज़ है उसके रिस्क के इंसिडेंस को मेजर करने के लिए कि अच्छा आइडियल मेथड नहीं है, उसके लिए वी हैव कोहॉर्ट मेथड। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, ओबेसिटी के प्रेवलेंस केसेस, इसमें हम क्या करते हैं कि देखो एक ग्रुप है जिसको ऑलरेडी ओबेसिटी है, एक नॉर्मल ग्रुप है, तो हम ओबेसिटी वाले का पास्ट स्टडी करेंगे, देन जो नॉर्मल वाले हैं उनके पास्ट को स्टडी करेंगे, देन हम देखेंगे कि ऐसा क्या था, ऐसे क्या क्या डाइटरी फैक्टर्स थे जो ओबेसिटी वाले लोगों ने फॉलो किए, और ऐसा क्या था जो इन्होंने फॉलो किए, क्या क्या चेंजेस थे उनके डाइट में, एंड देन वी कैन एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप। ठीक है, और हमें समझ आ जाएगा कि क्या रीज़न हो सकता है, क्या कॉज हो सकता है ओबेसिटी का। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होगे कि एनालिटिकल में हम कॉज एंड इफेक्ट को समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब सैम्पलिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी वेरी क्विकली ख़त्म करते हैं इसी वीडियो में, फिर नेक्स्ट में हमको और भी रेलेवेंट पार्ट स्टडी करने हैं। ठीक है, सैम्पलिंग की बात करते हैं तो सैम्पलिंग इज़ बेसिकली सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सबसेट, जिसको हम सैम्पल बोलते हैं, फ्रॉम द लार्जर पॉपुलेशन टू स्टडी एंड ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द होल। बोलने का मतलब ये है कि वी हैव अ लार्ज पॉपुलेशन जिसमें बहुत सारे लोग थे, इसमें से हम कुछ कुछ को सिलेक्ट करेंगे एंड उन सिलेक्टेड डेटा को स्टडी करेंगे, लेकिन हम वाइजली उनको सिलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ बायसेस के साथ अनबायस्ड सिलेक्शन करेंगे, एंड देन हम कुछ ही लोगों को स्टडी करके एक जनरल स्टेटमेंट दे देंगे। अब हम सिर्फ कुछ को ही क्यों कर रहे हैं, हम सभी को स्टडी क्यों नहीं कर रहे, इसके 3 बहुत मेजर रीज़न है। नंबर 1, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा अगर हम सारे लोगों को स्टडी करेंगे। नंबर 2, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। नंबर 3, इम्प्रैक्टिकल है ये, इट इज़ लिटरली इम्प्रैक्टिकल कि हम इतने बड़े सैम्पल को स्टडी करें, दैट इज़ वाई हम सैम्पलिंग करते हैं, कुछ स्पेसिफिक सैम्पल को चूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम उसको वेल चूज़ करते हैं, अच्छे से अपना सिलेक्शन करते हैं, सैम्पलिंग मेथड से यूज़ करते हैं, तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं, जिसको हम जनरलाइज भी कर देते हैं। राइट, अब देखो सैम्पलिंग के मेथड जो हमेशा पूछा जाता है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। डायरेक्टली पूछ लेंगे व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, एक्सप्लेन, और या फिर उनके टाइप के नाम से एक्सप्लेन करेंगे। इसका क्वेश्चन डायरेक्ट 10 मार्क का आता है, एंड लास्ट टाइम भी आया था, एंड इससे पहले भी इसमें से पूछा गया था। सो जस्ट वी कैन होप कि इस बार भी आ जाए। बहुत ईजी टॉपिक है, बुक से पढ़ोगे तो काफ़ी टफ लगेगा, लेकिन थोड़ा सा 10 मिनट का मेरा सुन लोगे कंटेंट तो आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगा, आई प्रॉमिस दैट। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इट इज़ बेस्ड ऑन रैंडम सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि हम किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में से रैंडम जब सिलेक्शन करते हैं तो हम उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जैसा कि आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा भी होगा, उसमें
लाइक रैंडमली चूज़ कर लेते हैं ना, वैसा ही है ये, ठीक है। एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन हैज़ अ नोन एंड नॉन ज़ीरो चांस ऑफ सिलेक्शन, यानी कि पर्टिकुलर पॉपुलेशन में से कोई भी सेलेक्ट हो सकता है, सभी के पास इक्वल एंड नॉन ज़ीरो चांस है, यानी कि एवरीवन हैव चांस टू बी सिलेक्टेड एंड देन उनके ऊपर स्टडी किया जाएगा, ठीक है। अब हम ये क्यों करते हैं, बिकॉज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्यों अच्छा है, बिकॉज इट इंश्योर्स ऑब्जेक्टिविटी, बायसेस नहीं आएंगे, देन रिप्रेजेंटेटिवनेस, यानी कि एक लार्ज सैम्पल में से हम रैंडमली जो भी सिलेक्ट करेंगे तो हमें पता है कि हाँ हमने जो स्टडी किया है वो एकदम अनबायस्ड है, सही होगा, रिप्रेजेंटेटिवनेस है, ठीक है। इट अलाउज फॉर स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के लिए भी अलाउ करता है ये, ठीक है। अब हम इसके फर्दर जो बाय पार्ट्स हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, नाम से समझ आ रहा है, सिंपली रैंडमली किसी को भी चूज़ कर लिया। सो बेसिकली होता क्या है, एवरी यूनिट हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, बेस्ट फॉर होमोजीनियस पॉपुलेशन, होमोजीनियस यानी कि एक जैसी पॉपुलेशन है, यूजेस लॉटरी मेथड और रैंडम नंबर टेबल, जैसे लॉटरी निकलती है ना, किसी एक के भी निकल जाते हैं, वैसा ही होता है, लॉटरी मेथड से हम चूज़ करते हैं। एंड लिमिटेशन क्या होता है, मे नॉट रिप्रेजेंट सब ग्रुप्स, इसमें हम सब ग्रुप्स नहीं बनाते, हमने रैंडमली चूज़ कर लिया। फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा पूल था, उसमें हमने XYZ लोगों को चूज़ कर लिया, बट मे भी ऐसा हो सकता है कि रैंडमली मेल्स ज़्यादा चूज़ हो गए, फीमेल्स नहीं हुई, या फिर रैंडमली बच्चे ज़्यादा चूज़ हो गए, अडल्ट चूज़ नहीं हुए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। पर जब हम सब ग्रुप्स बना देते हैं एंड जब फर्दर सब ग्रुप्स बना के हम सिलेक्शन करते हैं तो हमें पता है कि हाँ मेल्स भी अप्रोप्रिएट आएंगे, अप्रोप्रिएट नंबर, एंड देन फीमेल्स भी इक्वल हो जाएगा दोनों का अमाउंट, ठीक है। तो हम सब ग्रुप्स नहीं बनाते, इसमें हम रैंडमली कुछ भी चूज़ कर लेते हैं, तो ये इसका लिमिटेशन है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, रैंडमली सिलेक्टेड 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ 1000 लर्नर्स, ठीक है। तो ये हो गया रैंडम सैम्पल, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब देन वी हैव स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, इसमें क्या होता है, स्ट्रेटा बनाए जाते हैं, यानी कि जो सब ग्रुप्स बोल रही थी ना मैं लास्ट टाइम कि नहीं बनाए, वो इसमें बनाए जाएंगे। तो पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे एंड देन रैंडमली चूज़ करेंगे, ठीक है। इट इंश्योर्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल की ग्रुप्स, यानी कि हर ग्रुप्स में से रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि होंगे, ठीक है। इट इम्प्रूव्स एक्यूरेसी एंड रिड्यूसेस वेरिएबिलिटी, एक्यूरेसी इंप्रूव होती है एंड वेरिएबिलिटी रिड्यूस होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, हम कोई भी CVD प्रेवलेंस स्टडी कर रहे हैं, उसमें अगर हम सब ग्रुप्स बना लेते हैं तो हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल होंगे, जिससे हम ये पता कर पाएंगे कि किस में प्रेवलेंस ज़्यादा होता है CVD का, ठीक है। CVD इट इज़ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आई होप आपको याद होगा। देन नंबर 3 वी हैव सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में बेसिकली जैसा नाम ही बता रहा है, देयर इज़ अ सिस्टम। अब वो सिस्टम क्या है, वी सेलेक्ट एवरी kth यूनिट फ्रॉम अ लिस्ट आफ्टर अ रैंडम स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल एक लिस्ट है जिसमें 100 लोग हैं, तो हम क्या करेंगे, हमेशा जो भी फोर्थ देन 8th देन 12th, यानी कि 4 के बाद जो भी होगा पर्सन उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड ये हम लिस्ट में किसी भी रैंडम नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिस्टम हो गया कि हर 4 के बाद जो भी 5वां होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो, इट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट, लेकिन रिस्क ऑफ बायसेस हो सकते हैं अगर लिस्ट में कोई पैटर्न है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें पता है कि ऐसा कोई पैटर्न है, देयर इज़ अ ग्रुप जिसका सिलेक्शन ऐसे होना है 4th 8th 12th, अगर वहाँ पे पैटर्न ही बने हुए हैं कि कुछ स्पेसिफिक लोग 4th 8th एंड 12th पोजीशन पे प्लेस कर दिए गए हैं, तो पैटर्न के हिसाब से सिर्फ वही जो सिलेक्टेड लोग हैं वही चूज़ हो पाएंगे। तो पैटर्न नहीं होना चाहिए लिस्ट में, अदरवाइज़ बायस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है सिलेक्टिंग एवरी 10th पेशेंट फ्रॉम डायबिटिक क्लिनिक, हमने कोई भी डायबिटिक क्लिनिक चूज़ किया, उसमें से जो भी 10th पेशेंट होगा हम उसको चूज़ कर रहे हैं एंड देन हम फर्दर उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। नंबर 4 क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग थोड़ा सा स्ट्रैटिफाइड की तरह होता है, लेकिन मेजर डिफरेंस क्या होता है कि उसमें हम सब ग्रुप्स बनाते थे, इसमें हम क्लस्टर्स चूज़ करते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन को क्लस्टर में डिवाइड करेंगे एंड देन फिर उस पूरे क्लस्टर में से रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट करेंगे। इट इज़ यूज़फुल व्हेन पॉपुलेशन इज़ लार्ज और स्कैटर्ड, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, अलग अलग एरियाज़ में होती है, तो हम फर्दर क्लस्टर बना लेते हैं और उनको चूज़ कर लेते हैं। थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लेकिन लेस प्रिसाइज होता है दैन द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। एग्जाम्पल के लिए रैंडमली सिलेक्टिंग 10 schools एंड सर्विंग ऑल द
ऑल द स्टूडेंट्स इन दो स्कूल फॉर ग्रेटर प्रेवलेंस, ठीक है, यानी कि हमने रैंडमली कोई भी 10 स्कूल्स चूज़ कर लिए, हमने स्कूल्स के क्लस्टर बना दिए, राइट। अब उस 10 स्कूल्स में से हम कोई भी बच्चे ले सकते हैं, मेल फीमेल छोटे बड़े, एंड देन उनको स्टडी करेंगे फॉर ग्रेटर प्रेवलेंस है, जो भी पर्टिकुलर हमारा स्टडी टॉपिक होगा उसके लिए, ठीक है। नंबर 5 मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इसमें जैसे नाम से समझ आ रहा है, मल्टी स्टेज बेसिकली अलग अलग स्टेजेस पे डिफरेंट यूज़ होते हैं, कॉम्बिनेशन सैम्पलिंग बोल सकते हैं हम उसको। सैम्पलिंग इज डन इन स्टेजेस, पहली बात तो स्टेजेस में होती है, यूजिंग डिफरेंट मेथड एट ईच लेवल, यानी कि हर लेवल पे हम कोई डिफरेंट मेथड यूज़ कर लेते हैं अगर हमें सही लगता है तो। इट इज़ आइडियल फॉर लार्ज स्केल नेशनल सर्वेज के लिए बहुत सही होता है। इट कंबाइंस मेथड, जैसे कि रैंडम सैम्पलिंग किया हमने डिस्ट्रिक्ट में, फिर उसके बाद ICDS प्रोजेक्ट में हमने कोई दूसरी सैम्पलिंग कर ली, देन वर्कर परफॉर्मेंस के लिए हमने कोई दूसरा सैम्पलिंग कर लिया, तो हमने क्या किया, मेथड्स को कंबाइन कर दिया, मिक्स एंड मैच करके हमने अपने फाइनल जो सैम्पल था उसको चूज़ किया, ठीक है। नंबर 6 PPS प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज सैम्पलिंग, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ईजी है, फटाफट इसको भी सुन लो, देन वी विल जस्ट डन विद दिस वीडियो। यूनिट्स आर सिलेक्टेड विद द प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू देयर साइज। देखो जो भी यूनिट्स हैं हम उनको उनके साइज़ के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट करेंगे एंड देन चूज़ करेंगे। एग्जांपल दूंगी तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा। यहाँ देखो, लेट्स से कि हम कुछ विलेजेस को स्टडी करने वाले हैं। अब हमें पता है कि विलेज ए में 200 इन्फेंट्स हैं, जबकि विलेज बी में 100 इन्फेंट्स हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने यहाँ से भी 10 इन्फेंट्स ले लिए और यहाँ से भी 10, दैट वुड बी कम्प्लीटली बायस्ड, क्योंकि यहाँ पे तो पॉपुलेशन कम है, यहाँ पे तो ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से 10 इन्फेंट्स ले लिए एंड यहाँ से 20, यानी कि हमने उनके साइज़ के अकॉर्डिंग उन्हें प्रोपोर्शनेट कर दिया एंड देन सैम्पलिंग की। ओके, दैट इज़ वाई इसका नाम PPS है। आई होप आपको अब समझ आया होगा। सो इट इंश्योर्स इज लार्जर ग्रुप्स गेट मोर रिप्रेजेंटेटिव। देखो जैसे कि यहाँ पे ये 200 वाला लार्ज ग्रुप है तो इसके ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ये बात इंश्योर हो गई, राइट। इट इज़ यूजफुल व्हेन क्लस्टर साइज़ वेरी। अब देखो यहाँ डिफरेंट क्लस्टर के साइज़ वेरी करने, तो ऐसी सिचुएशन में ये यूज़फुल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वो पहले ग्रेटर प्रेवलेंस वाला बताया था ना कि 10 स्कूल्स बना लिए एंड देन 10 स्कूल्स में से बच्चों को चूज़ किया एंड उनको स्टडी किया, बट जस्ट फॉर इंस्टेंट से कि एक स्कूल में तो 500 बच्चे हैं, एक में 5000 बच्चे हैं, एक में सिर्फ 2000 बच्चे हैं, एक में 1000 बच्चे हैं। अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि इसमें से भी 50 बच्चे लें, इसमें से भी 50, नो। व्हाट वी विल डू कि हम देखेंगे, देखो यहाँ पर 5000 बच्चे तो यहाँ से ज़्यादा लेने पड़ेंगे, यहाँ पे 2000 हैं तो यहाँ पे से इससे ज़्यादा लेकिन इससे कम, यानी कि जितने भी अलग अलग क्लस्टर की पॉपुलेशन होंगे हम उनका एक प्रपोर्शन बनाएंगे एंड प्रपोर्शन के बेसिस पे हम अपना सैम्पल चूज़ करेंगे, राइट। सो आई होप आपको दोनों टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। नहीं समझ आए हो वीडियो को एक बार और 2x वीडियो और 2x फॉर्म में देख लेना, लेकिन समझ लेना अच्छे से। कुछ भी चीज़ ना समझ आई हो तो यू कैन जस्ट कमेंट मी एंड बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।